हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 10th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके कई सारे जो हम टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी, मतलब जो 1815 के बाद जो पावर है अब किसके पास आ गई थी? अब रूढ़िवादियों के पास आ गई थी, कंजर्वेटिव्स के पास आ गई थी। तो उसके बाद हमने ये युग, उसके बाद का युग पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे उनके पास पावर आ गई थी, कैसे उन्होंने जो बूर्बो राजवंश है फिर से स्थापित कर दिया था और फ्रांस से उसके कुछ स्टेट ले लिए गए थे। इस तरह से हमने काफ़ी कुछ इस लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। अब जब 1815 के बाद जो पावर में रूढ़िवादी आ जाएंगे, जो आपके कंजर्वेटिव्स आ जाएंगे, तो एक्चुअल में जो राष्ट्रवादी, उदारवादी राष्ट्रवादी होंगे, अब उनका क्या होगा? तो अब देखो, पॉलिटिकली रूप से जो पावर है वो किसके पास में है? रूढ़िवादियों के पास में है। जो आपके कंजर्वेटिव्स हैं उनके पास में पावर है। अब क्या होगा कि जो उदारवादी हैं आपके, वो क्या करेंगे? मतलब वो क्या, तो ये जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, सॉरी आपके एक मिनट, जो उदारवादी राष्ट्रवादी होते हैं वो क्या हैं? अब कंजर्वेटिव्स का डायरेक्ट अपोज तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर है अब वो किसके हाथ में? वो आपके कंजर्वेटिव्स के हाथ में। तो उनको डायरेक्ट जो उनके खिलाफ तो जा नहीं सकते वो। और उन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 के बाद, अब उन्होंने क्या है, कुछ चीज़ें जैसे उदारवादी और राष्ट्रवादी, नेशनलिज्म और फ्रीडम वगैरह, समानता वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब इनका स्वाद चख लिया था। मतलब एक तरह से आज़ादी का, फ्रीडम का स्वाद चख लिया था। तो अब वो उसके बिना तो रह नहीं सकते थे, फ्रीडम के बिना। तो अब वो क्या है, इनके डायरेक्ट इनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो ऐसा वो क्या करेंगे कि वो इनको अपोज करें? मतलब किस तरह से वो इनको अपोज करेंगे या कैसे इनके खिलाफ जाएंगे, ये सारा कुछ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। कि जो उसके बाद जो क्रांतिकारी थे ये कौन थे, इनका उदय कैसे हुआ, सब कुछ इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? कि जब ये उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे आपके, ये क्या होंगे, इनके डायरेक्ट खिलाफ तो जा नहीं सकते कंजर्वेटिव्स के, मतलब जो आपके रूढ़िवादी हैं उनके खिलाफ जा नहीं सकते। तो ये क्या हो जाते हैं कि उस टाइम जब पावर कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ जाती है तो वो क्या है, कंजर्वेटिव्स के साथ, जब उन्होंने कंजर्वेटिव्स को हटाया था, मोनार्क को हटाया था, तो अब कंजर्वेटिव्स बदला लेंगे, वो रूढ़िवादी बदला लेंगे कि भाई इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया था तो अब हम मतलब सबसे बदला लेंगे। तो ये क्या होते हैं कि आपके जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्या है, भूमिगत हो जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में जब ये अब क्या है, अंडरग्राउंड तो हो गए, लेकिन क्या था कि इन्हें मतलब जो फ्रीडम थी वो इन्होंने देख ली थी एक बार। तो जब एक बार आपने फ्रीडम का स्वाद चख लिया तो आपको फ्रीडम चाहिए वापस। तो आप क्या करोगे, वो ये लोग अंदर ही अंदर, जहां आपके ये भूमिगत हो गए थे या अंडरग्राउंड हो गए, वहीं पर ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं। अब क्रांतिकारी कौन होते हैं? क्रांतिकारी हम उन्हें कहेंगे जो लोग मतलब अपने जो उनके जो थॉट्स हैं, मतलब वो क्या होते हैं, उनके रिवोल्यूशनरी होते हैं, मतलब क्रांतिकारी होते हैं। कि मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहेंगे जो वायलेंट होना शुरू कर देते हैं। मतलब वो हर किसी को, मतलब कोई भी मतलब उन्हें अगर फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मतलब एक तरह से कि वो ये नहीं कहेंगे कि बिना कुछ किए सब कुछ हासिल नहीं हो सकता, मतलब वो कुछ करके ही आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो क्रांतिकारी हैं ये दमन का सहारा लेंगे। मतलब उनको क्या है, वो कहेंगे कि कैसे भी सिचुएशन हो, मतलब किसी भी तरह इनको कंजर्वेटिव्स को क्या है, हटाना है, मतलब रूढ़िवादियों को हटाना है और देश को मतलब इनसे आज़ादी दिलानी एक तरह से वो। तो ये ऐसे विचार रखने वाले लोगों को क्या है, क्रांतिकारी कहा गया था। या इनके जो खिलाफ जाने वाले लोग थे वो क्या, कौन थे? क्रांतिकारी थे। अब इन क्रांतिकारियों को ये लोग, कौन लोग, आपके जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे ये लोग प्रशिक्षण देने लगे। और भी लोग जो बहुत सारे लोग हैं इनको प्रशिक्षण देने लगे। जो आपके गुप्त संगठन बने लगे थे और मतलब क्रांतिकारियों को जो उनकी राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थे ये क्या करते थे, उनका विरोध करते थे। जो वियना की संधि हुई थी उस टाइम में जो मतलब स्थापित किया था, मतलब गवर्नमेंट एक तरह से, या हम कह सकते हैं फिर से मोनार्क जो स्थापित किया था, उसके
खिलाफ ये क्रांतिकारी वर्क करते हैं। तो इनमें एक फेमस जो आपके क्रांतिकारी होंगे, जिसे हम इंग्लिश में उसका वर्जन है गुज़िपी मिज़ेनी और हिंदी में उसको ज़िज़िप मिज़ेनी कहा जाएगा। तो मतलब है वो एक ही, बट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो गुज़िपी मिज़ेनी हैं ये इटली के हैं, बहुत क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। और इनके लिए जो ड्यूक मेटेरनिक है वो कुछ बोलेगा, और ये इनका काफ़ी अहम रोल रहेगा। ये आपके कुछ संगठन भी बनाएंगे, और ये खुद एक किसी संगठन के क्या है, ये उसके मेंबर रहेंगे। तो काफ़ी सारा कुछ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। वैसे तो मैंने करीब करीब काफ़ी कुछ समझा दिया है। हाँ, अब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। क्रांतिकारी की क्रांतिकारी कौन थे? तो 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। कि 1815 के बाद में क्या था कि पावर उसके हाथ में थी, रूढ़िवादियों के हाथ में। तो मतलब कई वर्षों के बाद जब दमन के भय से कि मतलब उन्हें लगा, डर लगा कि कहीं उनका दमन किया जाएगा, तो वो क्या है, भूमिगत हो गए या अंडरग्राउंड हो गए थे। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और उसके विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। कि मतलब बहुत सारे जो यूरोपियन स्टेट थे, अब क्यों उन्होंने एक बार जब फ्रीडम का जो टेस्ट है वो चख लिया, स्वाद चख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें फ्रीडम चाहिए लोगों को। तो लोगों ने क्या है, जगह जगह पर मतलब कई सारे स्टेटों में क्या है, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने लगे, उनके विचारों का प्रसार करने लगे। और उसके लिए वो उन्होंने कई जो सीक्रेट जो हैं यूनियंस बनाना शुरू कर दिया था, या गुप्त संगठन बनाना शुरू कर दिया था। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब कि मतलब उस टाइम में कि जो क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था कि उन राजतंत्रीय जो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी उनका विरोध करने से था। कि मतलब उस टाइम जो क्रांतिकारी बनने का मतलब ये होता था कि आप जो उस टाइम जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, अब क्योंकि वो वापस से रूढ़िवादी मोनार्क लिए आए थे, राजतंत्र लिए आए थे, तो आपका उनका क्रांतिकारियों का मेन जो मकसद था वो क्या था कि राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का क्या है, विरोध करना। कि मतलब इनको किसी भी तरह से मतलब हटाना है, किसको, मोनार्क को, या हम कहेंगे रूढ़िवादियों को हटाना है। जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, कि वियना कांग्रेस के बाद फिर से वो क्या है, मोनार्क ले आए थे, बूर्बो राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया था, उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था। हाँ, कुछ चीज़ों में उन्होंने बदलाव नहीं किए थे, मतलब कुछ चीज़ें वैसी की एज इट इज चली थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। कि एक क्रांतिकारी के लिए दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, कि हमें मतलब इनसे मुक्त होना है, इन लोगों से, रूढ़िवादियों से, और दूसरा हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये इनके लिए मतलब संघर्ष करना क्रांतिकारियों के लिए ज़रूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्य की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। कि जो ज़्यादातर क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना मतलब स्थापना को अगर हमें करनी है तो आज़ादी के लिए संघर्ष करना क्या है, ज़रूरी है। कि मतलब वो संघर्ष में या वॉयलेंट होना बहुत ज़रूरी मानते थे। कि मतलब उनका कहने का मतलब था कि हमें मतलब संघर्ष करना पड़ेगा या लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हमें फ्रीडम मिलेगी और तभी हम एक राष्ट्र राज्य बन पाएंगे। ये किन का मानना था? ये क्रांतिकारियों का मानना था। अब यहाँ आ जाते हैं जो आपके गुज़िपी मज़ीनी है उसके बारे में। जुसेपी मज़ीनी लिखा हुआ है ना बेटा, ये इंग्लिश में इसको गुज़िपी मज़ीनी पढ़ा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी है वही बंदा मतलब। तो एक ऐसा ही व्यक्ति था जो इटली का क्रांतिकारी था। ये मतलब कहाँ का था? इटली का था, इटली का क्रांतिकारी था गुज़िपी मज़ीनी। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1807 में जिनेवा में हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका वन लाइनर में पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था। तो उससे कार्बोनरी जो संगठन था, गुप्त संगठन जो सीक्रेट ग्रुप था, उसका ये मेंबर था, सदस्य था। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि गुज़िपी मज़ीनी किस जो सीक्रेट ग्रुप का या गुप्त संगठन का मेंबर था। तो ये कार्बोनरी जो है आपके संगठन का मेंबर था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। कि जो इन्होंने क्या किया, 24 की एज में ही लिगुरिया में
फ्रांस वहाँ पर इन्होंने क्या है, फ्रांस में ही है लिगुरिया शायद, तो लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इन्हें क्या है बहिष्कृत कर दिया, मतलब देश से निकाल दिया कि तुम मतलब देश से बाहर हो, इटली का है सॉरी। उसके पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। जब इसको बहिष्कृत कर दिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया, तो इसने क्या किया, बाहर जाके अब चुप तो बैठना नहीं है, उसने ठान लिया था कि भाई क्रांति करनी है और हम मतलब फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो बाहर जाके भी इसने 2 भूमिगत संगठन बनाए थे, इनको भी अंडरलाइन कर लेना, और ये बहुत बार वन लाइनर में पूछा जाता है बच्चों कि इसके जो गुजरीपी मिशनी थे उसके द्वारा कौन से 2 इम्पोर्टेंट संगठन बनाए गए, कहाँ बनाए गए थे। तो पहला था इनका मोर्सेई में था यंग इंडिया, ये मोर्सेई जो आपका है फ्रांस में ही है, यंग इंडिया और यंग इटली सॉरी, और दूसरा वर्न में था, वर्न आपका स्विट्जरलैंड में। वर्न में आपका यंग यूरोप बनाया था, ये संगठन के नाम थे यंग इटली और यंग यूरोप, जिसके सदस्य मतलब कौन, पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। कि मतलब जो इसके जो मेंबर थे कौन थे कि जो पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मन राज्य में जो इनके विचारों से मतलब इनके थॉट से मतलब उनको मानते थे या इनके जैसे ही विचार रखते थे, ऐसे युवा इन ग्रुपों में शामिल थे या इन संगठनों में शामिल थे। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, ये सॉरी ये यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका गुजरीपी मिशनी है, ठीक है। तो इनके युवा, इनके जो थे सदस्य थे, मैसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। कि ये जो थॉट्स था इसका मैसनी का, देखो इम्पोर्टेंट है, कई बार इस थॉट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये विचार किसने दिया, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आप और अंडरलाइन भी कर लेना। कि जो मैसनी था उसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, कि जो ईश्वर है उसी की मर्जी के अनुसार मतलब उसी गॉड की वजह से ही जो राष्ट्र है मनुष्य की प्रकृति की इकाई है, कि हम एक नेशन हैं, ये मनुष्य की प्रकृति है या नेचर है उसकी एक इकाई है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कि मतलब ये एक राष्ट्र राज्य में ट्रस्ट रखते थे कि जो इटली है वो इतने छोटे छोटे प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, कि मतलब इस छोटे छोटे ग्रुप्स में बटा हुआ है या प्रदेशों में बटा हुआ है, वो इस तरह से नहीं रह सकता, मतलब उसे एकजुट होना है, एक राष्ट्र राज्य बनना है, और ये किसकी, भगवान की या ईश्वर की भी क्या है, मर्जी है। ये कौन कहता था, ये आपके गुजरीपी मिशनी कहते थे। जो जोड़कर एक राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र भी था, मतलब कि उनका मानना था कि ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, प्रदेश हैं, इनके पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, उसे इन सारे छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर राष्ट्र का एक व्यापक गठबंधन का जो अंदर है एकीकृत एक क्या है, गणतंत्र ही बनाना ही था, मतलब इन सबको मिला के एक क्या है, नेशन बनाना है, एक गणतंत्र क्या है, राष्ट्र बनाना है। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। इनका एकजुट होना मतलब इसका इटली का एकीकरण होना ही इसकी मुक्ति का आधार होगा, मतलब इसकी फ्रीडम का आधार होगा, कि इन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी, ये मतलब आपके रूढ़िवादियों से फ्री हो जाएंगे, जब होंगे तब ये एक नेशन बन जाएंगे, एक राष्ट्र बन जाएंगे या एकजुट हो जाएंगे। उसके इस मॉडल की देखरेख, एक मिनट, उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, मतलब जो इसने गुजरीपी मिशनी ने मॉडल बनाया कि एक नेशन बनाने, राष्ट्र राज्य बनाना, उसकी देखा देख जर्मन हो गया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी क्या है, गुप्त संगठन कायम किए गए थे, कि वहाँ पे भी गुप्त संगठन बनने लगे थे। मैसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके, कि जो मैसनी थे वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे, कि वो तो चाहते ही नहीं थे कि जो रूढ़िवादी रहे या जो राजतंत्र रहे करके, और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैसनी रूढ़िवादियों को हरा दिया। कि मतलब जो उसके जो गुण, वो चाहते थे कि यहाँ क्या है, प्रजातंत्र हो या डेमोक्रेसी हो, तो उसके जो एक तो वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे, और उनका विरोध करके और राजतंत्रीय गणतंत्रों के अपने स्वप्न से जो मैसनी ने क्या है, रूढ़िवादियों को हरा दिया था। और रूढ़िवादियों को डर लगता था, ये जो आपके गुजरीपी मिशनी थे उनसे बहुत डर लगता था, कि जैसे नहीं होता कि डरा दिया जाता है, बच्चे से कहा जाता है कि भूत आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो उसी टाइप से जो रूढ़िवादी है उनको कह दिया जाता था मिशनी के बारे में।
तो जो एक ड्यूक मेटरनिक थे, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आपकी वियना की ट्रेटी जो हुई थी उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो ड्यूक जो मेटरनिक थे उन्होंने इनके बारे में कहा था, गुज़िपी मज़ीनी के बारे में क्या कहा था उन्होंने, और ये एक इम्पॉर्टेंट थॉट है, इसको भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इस थॉट को दे देंगे कि ये किसने कहा था, किसके लिए कहा था, कुछ भी मतलब किसी भी तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ड्यूक मेटरनिक ने गुज़िपी मज़ीनी के बारे में कहा था, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। सामाजिक व्यवस्था से मतलब उस टाइम जो रूढ़िवादियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब राजतंत्र वगैरह ये सारा कुछ, तो वो उसके लिए कौन खतरनाक है, गुज़िपी मज़ीनी क्या है, खतरनाक है। तो ये उनका मानना था। यहाँ आपको गुज़िपी मज़ीनी दिख रहे हैं, वो बर्न में जो 1833 में वो जो आपका यंग यूरोप की स्थापना की गई थी उस टाइम की एक पिक्चर है। तो ये लोग जैसे मेंबर होंगे, इसके सदस्य होंगे या सदस्यता ले रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया आपका जो टॉपिक है कि क्रांतिकारी कौन थे, और मेन क्रांतिकारी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आपके जो गुज़िपी मज़ीनी के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रांतियों का युग। अब जब देखो हम क्रांतिकारी के बारे में पढ़ लिया तो ऑब्वियस ही बात है क्रांतिकारियों का काम क्या होगा, क्रांति करना। और अब हम जब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ चुके तो ऑब्वियस ही बात है कौन कौन सी क्रांतियां कब हुई, कैसे हुई, कौन सी क्रांति इंपॉर्टेंट थी, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, और ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।